नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात है, ऐसा लगता है कि वो तल्ख हो गए हैं। और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लेकर अगरचे के ट्रंप ये कहते हैं कि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे अजीम दोस्त हैं, बहुत गैर मामूली शख्सियत है, लेकिन आप देखेंगे कि इसी दोस्त के मुल्क को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बहरहाल आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान यानी ट्रंप के इख्तिदार संभालने के बाद किस तरह हिंदुस्तानी तारकिन वतन को गैर कानूनी करार देते हुए यानी अच्छी खासी तादाद में जो हिंदुस्तानी तारकिन वतन थे उन्हें मुल्क वापस कर दिया गया, यानी अमेरिका से निकाल दिया गया और इंतहाई बेइज्जती के साथ निकाला गया, जलील व ख्वार करके निकाला गया। और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खामोश रहे। यानी वो ट्रंप इंतज़ामिया हिंदुस्तानियों को जलील करता रहा, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म में इस कदर हिम्मत नहीं थी कि वो जुर्रत का मुजाहरा करते और वो ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देते और कहते कि उसी तरह कहते जिस तरह कोलंबिया के सदर ने कहा था कि खबरदार हमारे शहरियों की तुम तौहीन नहीं कर सकते। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह हमारे शहरी यानी हिंदुस्तानी तारकिन वतन को अमेरिका से निकाला गया इंतहाई बेइज्जती के साथ। उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी और अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर्स में उन्हें रवाना किया गया। जबकि कोलंबिया के सदर ने कहा, हालांकि हिंदुस्तान के सामने कोलंबिया की कोई हैसियत नहीं है, उसके बावजूद कोलंबिया के सदर ने ट्रंप से आंखों से आंखें मिलाई और जुर्रत व हिम्मत का मुजाहरा करते हुए कहा कि खबरदार हमारे शहरियों की तुम इज्जत बेइज्जती नहीं कर सकते। अगर तुम्हें हमारे शहरियों को अमेरिका से निकालना ही है तो फिर हम अपने तैयारों में उन्हें लाएंगे और तुम्हें अब अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर्स में उन्हें लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल इस तरह झड़क देना, चाहे वो सुपर पावर हो या कोई और हो, उसकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि इंसान की इज्जत नफ्स, किसी भी मुल्क की इज्जत नफ्स, किसी भी कौम की इज्जत नफ्स यानी सेल्फ रेस्पेक्ट जो होती है वो ज़्यादा अहमियत रखती है। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शायद सेल्फ रेस्पेक्ट की अहमियत नहीं मालूम या फिर हिंदुस्तानियों की जो इज्जत होती है उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि 11 साल इख्तिदार है और वो 11 साल इख्तिदार में क्या क्या जानेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, अब हम आपको बात करते हैं कि अमेरिका के साथ एक ऐसे वक्त जबकि तलखी अपने इंतहा को पहुंच गई है, ताल्लुकात में तलखियाँ आ गई हैं और हालात कशीदा है, ऐसे में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान आ रहे हैं और आज मैं समझता हूँ कि कुछ घंटे बाद वो हिंदुस्तान में उनका तैयारा लैंड करेगा। और आपको ये बता दूँ कि पहली मरतबा किसी बैरूनी मेहमान के लिए इस कदर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। और आपको ये बताना है कि मल्टीपल सिक्योरिटी जो यूनिट्स हैं वो मुश्तरका तौर पर काम कर रही हैं, एक दूसरे के राब्ते में काम कर रही है, कोऑर्डिनेशन के ज़रिए काम कर रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 5000 जो पुलिस अहलकार हैं उन्हें तैनात किया गया है। यानी अब ऐसा लगता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह के वहाँ हालात हैं दिल्ली में। तो बहरहाल आज शाम से उनका दौरे का आगाज़ होगा और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनके एजाज़ में एक प्राइवेट डिनर का एहतमाम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जो माहदात होंगे वो डिफेंस के तरफ से के शोबे में हैं, एनर्जी के शोबे में हैं और एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी के शोबे में हैं और तिजारत यानी ट्रेड के शोबे में माहदात किए जाएंगे। लेकिन क्या अमेरिका बर्दाश्त करेगा कि हिंदुस्तान रूस से तेल की खरीदी का सिलसिला जारी रखे, क्योंकि तेल की खरीदी के मसले पर ही ट्रंप मोदी और हिंदुस्तान से नाराज़ हुए थे और उसके बाद मोदी जी को पनाह लेनी पड़ी थी, यानी ग़ुरबत इख्तियार करनी पड़ी थी सदर चीन शी जिनपिंग से, और फिर आपने देखा कि रूस के करीब भी वो आ गए। तो बहरहाल सिद्दीक साहब आप ये बताइए कि क्या मोदी के लिए ये बहुत आजमाइशी दौर नहीं है? रियाज साहब, ये सबसे पहली चीज़ है कि ठीक है, आप माहदे कर रहे हैं, आप रशिया के करीब चले गए हैं, अमेरिका से दूरी इख्तियार हो गई है, लेकिन अमेरिका भी बोलता है कि मोदी इज़ माई गुड फ्रेंड, आई लव मोदी, ये तक कहे उन्होंने ना। और जब अमेरिका की बात आती है तो खामोशी इख्तियार होती है। अच्छा, और एक आप चीज़ गौर किए कि ऐसे टाइम पे जो है ना हिंदुस्तानी करेंसी की इतनी कीमत गिर चुकी है डॉलर मुकाबले में, शायद ही रिकॉर्ड ये जो है ना हुआ है। तो ये भी एक रीज़न है, आप देख सकते हैं कि क्यों इतनी गिर गई डॉलर की कीमत। और ठीक है, आप रशिया से क़ुरबत बढ़ी, कई मुआहदात होंगे करेंगे, ये बताइए
क्या आप उतना गेन कर सकते हैं जैसा आप अमेरिका से जो आप गेन करे हैं, जो हमारे खासतौर पे आईटी सेक्टर के लोग जब जाते हैं, माहिरीन जब जाते हैं, तो हमको जो फ़ायदा वहाँ पहुँचता है। तो आप ये बताइए कि रशिया में क्या स्कोप से, ये बताइए। ठीक है, आपको तेल मिल जाएगा, ठीक है, कुछ तिजारती मुआहदात होंगे, लेकिन इससे बढ़ के और क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं आप, ये बताइए। ठीक है, आप बैलेंसिंग ऑफ पावर के लिए हो सकता है आप थोड़ा सा अमेरिका को डराने के लिए करीब जा रहे हों, ये बात अलग हो जाए ना। तो ये समझ से बाहर है कि भाई और इससे ज़्यादा आप क्या हासिल कर सकते हैं। वही अगर अमेरिका है, अमेरिका से और फ़ायदे इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे बच्चे माहिरीन पूरे टेक्नोक्रेट इन्हें टेकीस पूरे वहीं पे मौजूद है और वहाँ पे उनकी ज़रूरत है सख्त, और वहाँ पे जो है ना बड़े बड़े जॉब से अभी भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया वीज़ा है, अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। अरे सिलिकॉन वैली पूरा हिंदुस्तान से भरा हुआ, माहिरीन से भरा हुआ है। तो ऐसे टाइम पे मेरे ख्याल से फिलहाल अब हमको अमेरिका की भी ज़रूरत है क्योंकि हमारा मैन पावर वहाँ पर मौजूद है। तो ताल्लुकात जो है ना अमेरिका से अभी भी हमको अच्छे रखने चाहिए, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, आप हो सकता थोड़ा सा डर बिठाने के लिए झुकाव आपका हो गया है रशिया की तरफ, तो मैंने समझता कि ख़ास फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो आ रहे हैं, वो तो मायदात तो होते हैं, तो फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरे, वो सारी चीज़ें होती है, ये होती है, तो ये तो चल रहा है। अच्छा, और एक चीज़ रियाज साहब मेरी आज तक समझ से बाहर है, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि जब भी कोई डिग्निटरीज आते हैं ये लोग अपोजिशन को मिलने नहीं देते, लोग जाना लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलने से, बिल्कुल मिलने से, हालांकि देखा जाए तो उनको भी मौका देना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, मिलना चाहिए कि उनको भी मालूम चले, पता चले कि भाई क्या हो रहा है इंटरनली। पहली तो चीज़ जो है ना, कभी भी जो है ना प्रेस के सामने नहीं आते हैं, वो भी लिमिटेड प्रेस को बुलाते हैं, बुला के मुखातिब करते हैं, कभी भी आप प्रेस का सामना नहीं करते हैं जो है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, आप अपडेट रखें ना। अपोजिशन किस लिए, आमिराना हुकूमत की तरह वही है, इशारा उसी तरफ है मेरा, कि मतलब है कि आप जो है ना अपोजिशन को खातिर में नहीं लाना चाहते किसी चीज़ में भी। अरे भाई उनसे सजेशन लीजिए, वो लोग भी अच्छे मशवरे देंगे आपको मुल्क की भलाई के लिए। वो लोग भी तो है ना, वो लोग भी मुल्क के अगेंस्ट नहीं है ना, जैसे अमेरिकन सेनेटर्स, बिल्कुल सेनेटर्स है, करे मुल्क की भलाई के लिए। वो लोग भी जो है ना, आप कंस्ट्रक्टिव वर्क वो लोग भी करने तैयार है और करते हैं। क्या दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है, लेकिन आप इनको खातिर में नहीं लाते, क्या वजह क्या है आखिर जाना। एक बात है नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल अपोजिशन कायदीन कहते हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो भी कहते हैं कि बहुत ही नाक़िस है, बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही मजहूल सी पॉलिसी है। और अब अगर मोदी ये कहा, जैसा कि कहा जा रहा है कि SU-57 जो फाइटर जेट्स हैं वो ख़रीदेंगे अगर रूस से, या फिर S-400 की जब बात होती है, सॉरी 400 की जब बात होती है, तो वो ख़रीदने में दिलचस्पी दिखाएंगे, तो फिर अमेरिका को तो गुस्सा आएगा और अमेरिका ये हो सकता है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। वैसे भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अब फिलवक्त जो कशीदगी है वो सिंध तास माहदे को मअतल किए जाने, यानी हिंदुस्तान ने मअतल कर रखा है, तो उस कशीदगी को अमेरिका हवा दे सकता है और इस तनाव को बढ़ा सकता है, और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के मुकाबिल भी आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। रियाज साहब देखिए, अमेरिका की जो डिप्लोमेसी इतनी ख़तरनाक होती है, वो इस्तेमाल भी करता है, उसको भी छोड़ भी देता है वैसे ही जाना। जी जी। तो अमेरिका बिल्कुल इस्तेमाल तो करता है पाकिस्तान को भी, यूज़ एंड थ्रो की बात है, यूज़ एंड थ्रो की बात है उसके पास, और वो करता है। और ऐसे मौक़ों की तो उसको तलाश रहती है, ऐसे लोगों की ऐसे मौके पे तलाश रहती है, तो आप खुल्लम खुल्ला जो है ना, आप दुश्मनी वगैरह नहीं मुल सकते उनसे जाना। वैसे भी देखेंगे इसराइल अगर बात करेंगे, अमेरिका तो सबको यूज़ एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन इसराइल अमेरिका को यूज़ एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आज से नहीं कर रहा है बल्कि कई दहों से कर रहा है। और आप देखेंगे कि कुछ दहर कबल अमेरिका में इसराइली जासूसी नेटवर्क बेनकाब हुआ था, और आप अंदाज़ा कीजिए कि कई राज चुराने में वो कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी अमेरिका इस कदर बेबस व मजबूर है, इसराइल के सामने इस तरह झुका हुआ है, दबा हुआ है कि वो कुछ नहीं कर पाया। रियाज साहब, पूरी हाईजैक कर ली गई है पॉलिसी अमेरिका की, लोग जो है ना हाईजैक कर लिए हैं लोग जाना। जी जी। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम उन्हीं के हाथ में, बैंकिंग उन्हीं के हाथ में है, फॉरेन पॉलिसी उनके हाथ में, हर चीज़ वो लोग अपने हाथ में कंट्रोल किए हुए। तो बताइए, कठपुतली है वहाँ के, जो भी प्रेसिडेंट बनता है, जो भी होता है वो कठपुतली होते हैं, यानी इसराइल के हाथ में कठपुतली होते हैं लोग। इसराइल पॉलिसी हाईजैक कर लिए लोग, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता उनके इशारे के बगैर, और आज भी जारी है, कई बरसों से सिलसिला जारी है। बल्कि मैं बोलूँगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सिलसिला जारी है, कंटिन्यू। जी जी। यानी देखिए अब इसराइल किस तरह नचा रहा है अमेरिका को, अपने इशारों पर रक्स करवा रहा है। तो मेरा नाज़रीन, अब देखना यह है कि दिल्ली का जो दौरा होता है पुतिन का, उसके बाद वो अमेरिका का क्या मौक़िफ़ होता है हिंदुस्तान से मुतालिक और नरेंद्र मोदी हुकूमत से मुतालिक। ये अलग बात है कि सिफारती सतह पर या डिप्लोमेटिक सतह पर यह कहा जाता है, आई लव यू कहा जाता है, माई डियर फ्रेंड कहा जाता है, और गले मिलने की बात की जाती है। अब
अब की बार ट्रंप सरकार कहा जाता है, लेकिन जो हकीकत होती है वो हकीकत होती है, और उस हकीकत का सामना क्या मोदी कर पाएंगे? क्या ट्रंप अचानक बरहम हो जाएंगे या फिर बहुत सोच समझकर वो हिंदुस्तान से इंतकाम लेंगे? ये भी एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका किसी का नहीं होता है सिवाय इसराइल के, और किसी का नहीं होता है इस पूरे अर्ज पर। और पाकिस्तान की हालत आपने देख ली है, जो भी अमेरिका के करीब गया उसको तबाही बर्बादी की शक्ल में तोहफा दिया गया। अब सद्दाम हुसैन की अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत जो थी इंतहाई मुस्तहकम थी, लेकिन जब इसराइल की बका की बात आई तो अमेरिका ने पहले तो सद्दाम हुसैन को इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ, ईरान की ताकत तोड़ने की कोशिश की, सद्दाम हुसैन की ताकत पूरी तरह तोड़ दी गई और फिर सद्दाम को सजाए मौत दे दी गई। तो सद्दाम हुसैन का जो हाल अमेरिका ने किया, फिर मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी की बात करते हैं, अमेरिका को उन्होंने आंखें दिखाई और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक कायम करेंगे और अफ्रीकी जो कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज है उसकी अलग करेंसी होगी। तो अमेरिका तलमला गया, डॉलर के हालत ख़राब होने का तो उसे अंदाज़ा हो गया। उसी तरह जिस तरह ब्रिक्स ने अलहदा करेंसी निकालने की बात की थी और हिंदुस्तान ने ऐन वक्त पर ब्रिक्स ममालिक से कह दिया था कि हम अमेरिका के खिलाफ इस इक़दाम में शामिल नहीं होंगे। फिर आज हाल ये हो गया है कि वो चीन के करीब जा रहे हैं, रूस के करीब जा रहे हैं और उनकी मदद लेना भी हमारे नरेंद्र मोदी को पड़ रही है। तो बहरहाल इस तरह अगर आप देखेंगे कि आलमी सतह पर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान एक अहम किरदार अदा कर सकता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपकी अपनी नाकिस यानी फॉरेन पॉलिसीज़ के नतीजे में आपको उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा है। जी, सब में बड़ी मिसाल तो चाइना है ना रियाज साहब। जी हाँ जी। फॉरेन पॉलिसी के बारे में हाँ। सब में बड़े चाइना है जी। देखिए हालत जो कब्जा करके रखा है चाइना, उसके बावजूद भी आप जी जिनपिंग से मिल रहे हैं जाके, उससे सारी जो है ना अवगत होती है, उनसे मिलते हैं और सारी चीजें वहां से आती है। अरे कैसा ये शख्स है मुझे समझ नहीं आता, उसके घर पर आकर किसी ने कब्जा कर लिया है, उसके कमरों को अपने नाम दे दिए हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश के कई गाँवों को चीन ने अपने नाम दे दिए हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह के हालात हैं। उसके बावजूद भी अगर आप जी जिनपिंग से मदद देंगे, उनसे ताल्लुकात बढ़ाएंगे, और आप ये अंदाजा कीजिए जी जिनपिंग जो यानी चीनी सदर है, चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जो बाहिमी तिजारत है, उसका जो तिजारती खसारा है वो अगर आप देखेंगे तो 102 अरब डॉलर का खसारा है और 92 बिलियन डॉलर चीन की तरफ जाता है पैसा और बाकी का पैसा हिंदुस्तान की तरफ आता है। तो कितना यानी फ़र्क पाया जाता है। आप देखिए ये बिल्कुल जो है ना, देखिए खौलो फेल में तजाद प्रीसेट एंड प्रैक्टिस में जो फ़र्क है उसकी बात है ये। आप बोलते कुछ करते कुछ और है। सारी चीज़ें देखिए आप चाइना की यहाँ पे मिलती हैं, फिर आप जो है ना चाइना को कंडम करते हैं। अरे हद तो ये है कि जो हिंदू त्यौहार होते हैं उसमें जो दिए जलाए जाते हैं वो भी चाइना के होते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर खाली हमारे वज़ीर ख़ारजा जो बात करते हैं जाके उसके बारे में एक ही बात कहते हैं कि चाइना ने हमारे इलाकों पे कब्जा करके रखा है। इन्हें खाली बयानबाजी की हद तक जाना, लेकिन जब डील की बात आती है तो बिल्कुल ये लोग जो है ना डील करते हैं, तिजारती ताल्लुकात होते हैं, मिलते हैं, करते हैं, सब होती है। तो अजीब व गरीब बोलते कुछ करते कुछ और हैं। इससे बढ़ के क्या करें आप ये बताइए। फॉरेन पॉलिसी में हम इससे बढ़ के और क्या करें बताइए। ठीक है, पाकिस्तान को तो दहशतगर्दी के हिसाब से वो बना दिए। अब चाइना के बारे में बिल्कुल जो है ना क्यों मजहूल सी पॉलिसी है जो है ना। और फिर आप जो है ना हथियार डेवलप करें। ठीक है, राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम ऐसे हथियार बना रहे हैं, कर रहे हैं जो है ना, कि हम जो है ना चाइना से हमको मुकाबला करना, फ्यूचर की वार अलग होंगी हमारी, वो होंगी, सारी बातें करते हैं। लेकिन फिर चाइना को फॉलो करते हैं लोग। सारी चीज़ें चाइना की होती है, ट्रेड होती है, उनसे सारी चीज़ें होती है। तो ये मेरे समझ से बाहर है कि ये अजीब गरीब जो फॉरेन पॉलिसी है ये कहाँ की है, कहाँ का उसूल है, मेरे समझ से बाहर है सर। आप बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दें कि काबतुल्लाह से है। आप देखेंगे काबतुल्लाह के बारे में ये कहा जाता है कि बरसों सिद्दीक़ साहब भी सऊदी अरब में रह चुके हैं, उन्हें भी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इस दुनिया का जो वस्त है यानी दरमियान में अगर कोई चीज़ है, इमारत है या तो वो है अल्लाह का घर यानी काबतुल्लाह है। और सर यानी कुर्रे अर्ज़ में अगर आप देखें तो कुर्रे अर्ज़ के बीचों बीच अल्लाह का घर यानी काबतुल्लाह मौजूद है। और इसके आप अगर स्पेस से अगर फ़ोटो लेते हैं तो आपको बता दूं कि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यानी खला से एक फ़ोटो ली गई और ये फ़ोटो अमेरिकी ये नासा जो है उसके एक खलानवर्द यानी एस्ट्रोनॉट ने ली और वो देखकर हैरान रह गया कि सारे मक्का का अगर आप फ़ोटो देखते हैं तो पता चलेगा कि काबतुल्लाह एक हीरे की तरह चमक रहा है, एक नूर है, एक चमक है। जी 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 बिल्कुल, बेशक जो है ना ये इससे पहले भी हुआ है। एक तो ये दुनिया का सेंटर है, ये सेंटर जो कहते हैं वो कहते हैं। और वाकई जो है ना वो जो नूर जो कह रहे हैं वो जो है ना रूहानी नूर है। वहाँ पे रूहानियत जो किसी और इमारत की नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। बिल्कुल, आप कुछ भी ले ली, इवन चांद से भी जाके आप लेना
तो पूरे कुरेर्स की फोटो तो उसमें क्लियर दिखाई देगा, काबतुल्लाह वस्त मक्के में। शरीफ वस्त में दिखाई देगा और क्लियर वो लाइटिंग के साथ बिल्कुल चमकता हुआ नजर आएगा। जी, जी। तो ये इन्हें खुदा की कुदरत है ये, और इसकी वजह से जो है ना इनको परेशानी होती है। वो साइंटिस्ट है बेचारा, वो तो जो है ना फोटो लेके भेज दिया। अगर वो शायद इंडियन होता तो मेरे ख्याल से वो इस तरह ना कहता, कुछ और कहता हो जाना। लेकिन आप देखेंगे वो उसने ये कहा कि उसमें कैप्शन दिया है फोटो में, उसने जी। उसमें लिखा है कि काबा खला से भी दिखाई देता है। बिल्कुल, जी। बहुत काफ़ी ऊंचाई से दिखाई जी, जी, देता जी, है जी। और उसकी फोटोज इमेजेस मौजूद हैं उसके काफ़ी हाँ, जो है जी, ना। हाँ। तो बहुत ही है ना अच्छी बात है, बहुत ही आलम इस्लाम बल्कि सारी दुनिया के लिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये सेंटर कई के लिए यह नसीब अल्लाह हुआ। की हक़ानियत, हक़ानियत यानी है, दीन की, हाँ, दीन बिल्कुल। इस्लाम की हक़ानियत को ज़ाहिर करता है। रूहानियत की जो है ना ये जगह, ऐसी जगह जो रूहानियत वहाँ से टपकती है, रहमत ही रहमत वहाँ पे नाजिल होती आप है। देखेंगे ये इस्लाम की हक़ानियत है, दीन की हक़ानियत जी, है, दीन की जी, सच्चाई जी, को ज़ाहिर करती है। जी। और देखिए सिद्दीक़ साहब कि अगर किसी मज़हब की को जांचना है, किसी मज़हबी बुनियाद को या मसलक को भी जांचना है, तो यकीन मानिए पाकीज़गी मियार होना चाहिए, जी। पाकीज़गी तहारत मियार होता है। जी। आप देखेंगे कि इस्लाम ने हमेशा से पाकीज़गी का यानी हुक्म दिया है और तहारत का हुक्म दिया है, और यहाँ तक कहा है कि पाकी आधा ईमान है। जी, सफाई वगैरह का जो है जी, ना जी। ये तो मेन कॉन्सेप्ट है जी, इस्लाम जी। का। सफाई से आगाज़ होता है हमारे मज़हब का जी, जो जी। है ना, जी, अनलाइक जी। अदर रिलीजन्स के। जी हाँ, जी हाँ। तो यहाँ पे यही हमारे कोई चीज़ अनकॉमन है दूसरे मज़हब के, कि यहाँ पे पहले अहमियत दी जाती है सफाई सुथराई, ना सिर्फ जिस्म की बल्कि दिल की भी, माइंड की, रूहानी, हर रूहानी बातिनी। तौर पे बातिनी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जी। ये और चीज़ जो है ना नज़र नहीं आती, अनलाइक अदर रिलीजन्स में ये चीज़ नहीं होती है जाना। बोलते कुछ करते कुछ और हैं लोग जो है जी ना, हाँ, जी हाँ। अंदर से सफाई नहीं रहती है दिल की जो जी, है जी, ना। जी। लेकिन हमारा मज़हब जो है ना इसकी तालीम देता है आपकी बातिनी ज़ाहिरी दोनों सफाई आप में मौजूद हो। यानी इस्लाम ने शराब को हराम करार बिल्कुल, दिया है, बिल्कुल, ज़िना जी हाँ। को इंतहाई बदतरीन जुर्म करार जी। दिया गया है, गुनाह करार दिया गया है। और ऐसे में अगर यही कहा जाता है कि आज मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी जिस तरह परेशान हाली का शिकार हैं, आप देखेंगे तो उसकी वजह पूछी जाती है कि आखिर क्यों ये परेशान हैं, तो उसकी एक ही वजह है कि मुसलमान दीन से दूर हो गए हैं। बिल्कुल। और यकीन मानिए अगर आप दीन से करीब हो जाएंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, वरना अगर दीन से दूर हो जाएगी तो जलील ख़ार हो जाएंगे, और आज वही हो रहा है। ये मसले का हल एक ही है, दीन से क़ुर्बत। बिल्कुल, दीन से क़ुर्बत, और दूसरे कि आप जो है ना हर चीज़ के मसले का हल मौजूद है जी हाँ, जी हमारे दीन में। जी हाँ। आप अगर दुनियावी मामलात को भी लें, हर चीज़ का मसले का हल है जब जी तक हाँ। है। लेकिन आप जाएँ पढ़ें तो मालूम होगा ना आपको। जी हाँ। आप जो है ना कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन मतलब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी हक़ानियत मालूम होंगी, जी, जी। रियलिटीज़ क्या है मालूम होंगी, डीप में कई चीज़ें उसमें मालूम होंगी। तो खाली मतलब कुरान ये नहीं कि खाली अब फॉर्मेलिटी तौर पे पढ़ लें नमाज में या कुरान पढ़ तर्जुमे लें, के साथ पढ़ना चाहिए। तर्जुमे के साथ, मीनिंग के साथ आप पढ़ें तो आपको सही सच्चाइयाँ पूरी सामने आएंगी जो है ना। जी, जी हाँ, क्या देखिए इल्म कई जो तमाम उलूम का मंबा वो मरकज़ है कुरान मजीद। बिल्कुल जो है जी, ना जी, जी। बहुत बड़ा जो है ना। और सबसे बड़ा एजाज़ ये है कुरान मजीद का कि आज तक उसमें एक ज़ेर व ज़बर, एक नुक्ते की तब्दीली नहीं हो सकी। बिल्कुल जो है ना ये अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ले ली है। जी हाँ। और बनिस्बत दूसरे जो सहीफे गुजरे हैं जी उसमें हाँ। करप्शन हो गया था, करप्टेड हो गए थे वो। जी हाँ। तो उसकी बनिस्बत अल्लाह ताला ने बोले कि ये जिम्मेदारी अब मेरी है क़यामत तक, मैं इसको जो है ना महफूज रखूँगा सीनों में, चाहे कैसा तरीके से, वो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ले ली है उसकी। बहरहाल नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब चलते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह 12 जून को, जारिया साल के 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के तैयारे को हादसा पेश आया था। वो गिर पड़ा था, यानी क्रैश हो गया था। नतीजे में 260 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए थे, एक आदमी बच गया था। और आप देखेंगे कि वो अब भी इस तरह के वाक़े को याद करके तड़प जाता है, घबरा जाता है। लेकिन इस सिलसिले में तहक़ीक़ाती एजेंसियों ने जो कुछ भी कहा, उसके बाद ये इंटरनेशनल जो तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका की जो एजेंसियाँ हैं, उन्होंने भी तहक़ीक़ात की, माहिरीन ने तहक़ीक़ात की। और अमेरिकी तफ्तीशी टीम के मुताबिक तैयारा जो है पायलट की लापरवाही से तबाह हुआ है, ये कहा गया है। अमेरिकी हकाम और जो एरो स्पेस जो माहिरीन हैं, उनका मानना है कि पायलट ने जानबूझकर तैयारा तबाह किया है। और इस सिलसिले में एक रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल में छाई हुई है, अमेरिकी मीडिया में शायद की हुई है। और ये भी कहा गया है कि कॉकपिट में मौजूद किसी ने फ्यूल सप्लाई जो सिस्टम है वो उसको बंद कर दिया था। बिल्कुल जो है ना। जी, जी। रियाज साहब देखिए, जो कुछ भी हो रिपोर्ट्स, देखिए वो तो जिंदा नहीं है डिफेंड करने के लिए। जी हाँ, जी हाँ। आप सारा इल्ज़ाम उस पर थोप दीजिए। उसका खुद वालिद बाप उसका कह रहा है कि भाई वो तो मर गया, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी डालना छोड़ दो। हाँ। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार था, कुछ उसकी बीवी से भी ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, लड़ी झगड़े का शिकार था, और बहुत ही जो है ना डिप्रेशन में था, उनके उसका साथियाँ कह रहे हैं उसकी जो है ना। तो अब अल्टीमेटली रिपोर्ट भी यही आने वाली है कि भाई पायलट की गलती है, क्योंकि अगर टेक्निकल गलती हुई तो फिर अमेरिका को मुआवजा देना पड़ेगा। जो भी कंपनी है बोइंग वगैरह, उनको मुआवजा पूरा देना पड़ता है इंश्योरेंस का। तो ये बहुत आसान काम है। जो मर गया
उसके ऊपर डाल दो, पूरी जिम्मेदारी खत्म होगी। नहीं, तकरीबन अमेरिकी जो तफ्तीशी एजेंसियां हैं वो इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि हिंदुस्तानी हुकाम जो है, हिंदुस्तानी हुकूमत या हिंदुस्तान की मरकज़ी वज़ारत शहरी हवाबाजी है, वो ये अमेरिकी जो तहक़ीक़ात एजेंसियाँ हैं उनको ब्लैक बॉक्स तक रसाई नहीं दे रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल छुपा के रखा गया है, इमीडिएटली नहीं दे रहे हैं। और अल्टीमेटली लोग एक फाइनल रिपोर्ट शाये कर दिए लोग। किसके ऊपर डाल दिए ब्लेम जो है ना, वो लोग सिर्फ पायलट के ऊपर डाल दिए। पायलट तो है नहीं डिफेंड करने बोलने के लिए, ना ब्लैक बॉक्स दे रहे हैं लोग। तो मेरे ख्याल से इसमें सच्चाई नहीं है रियाज साहब, और कुछ और सच्चाई आने की है इसमें, क्यों हुआ हादिसा क्या है ये बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये फाइनल रिपोर्ट है बोल के। बिल्कुल आपने सही कहा है। एक और ख़बर है अफगानिस्तान से आ रही है सिद्दीक साहब, और उसमें आपको बता दें कि वहाँ पर अफगानिस्तान में अगर तालिबान से पहले की बात करेंगे, प्री तालिबान अगर एरा की बात करेंगे, तो वहाँ पर ऐसा लगता था अय्याशी जो थी अपने नुक्ते उरूज पर पहुँच गई थी, प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था, और ड्रग्स का भी बहुत ख़तरनाक मंशियात का जो तिजारत थी वो भी यानी बहुत ज़ोरों पर थी, और गुनाहों के नए नए तरीक़े वहाँ पर ईजाद कर लिए गए थे। तो ऐसे में तालिबान जब इक़्तिदार में आए तो तालिबान ने वहाँ पर इन तमाम बुराइयों का ख़ात्मा कर दिया, और इस्लामी जो सज़ाएँ हैं उनको वहाँ पर नाफिज़ की, शरीयत नाफिज़ की, शरई सज़ाएँ दी जानी शुरू की गई। तो बहरहाल अब एक अफ़गानिस्तान का एक सूबा है खोस्त में एक शख्स ने तकरीबन एक ही ख़ानदान के 13 अफराद को, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, ख़वातीन भी शामिल थे, मौत के घाट उतार दिया था, यानी उनका कत्ल कर दिया था। तो जब आप देखेंगे कि उसके बाद वहाँ की जो हुकूमत होती है वो काजियों का तकर्रुर करती है, यानी जजेस का, और वो दीनी यानी जज यानी मदारिस से ताल्लुक़ रखते हैं, फैसला करते हैं। जी हाँ, और शरई तौर पर वो फैसला करते हैं। तो बहरहाल उस कातिल को तकरीबन एक स्टेडियम में 80,000 लोगों की मौजूदगी में सज़ाए मौत दी गई। और कैसे दी गई आपको बता दूं कि जो मकतूल थे, मकतूल का एक वारिस, मकतूलीन का जो वारिस है, एक 13 साल लड़का, उसके हाथ में यानी मशीन गन दी गई और कहा गया कि इसे फायर कर दो। तो उसने फायर करते हुए उसका खात्मा कर दिया। हालांकि माफ़ी चाहने की भी बात की गई थी, लेकिन उस ख़ानदान ने माफ़ करने से इनकार कर दिया था और इंतकाम लिया गया और इस्लामी सज़ा पर अमल किया गया। वैसे भी 2021 से अब तक के 11 अफराद को इस तरह बरसर-ए-आम सज़ाए मौत दी गई है अफगानिस्तान में। जी बस साहब, ये जो है ना, देखिए इबरतनाक सजाएं देंगे तो क्राइम्स कमाएंगे ना, होए कि कमाएंगे। हाँ, आप चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल बकवास कर ले तो फिर क्राइम्स को रोको ना। फिर आपके हमारे पास 9 माह की बच्ची महफूज नहीं है, 3 साल की बच्ची को मंदिर के सामने उठाया जाता है। एक को अगर सजाए मौत होती है तो बड़ी चीख पुकार होती है। एमनेस्टी वाले कैसा पुकार करते हैं, लेकिन जो जुल्म हो रहा है उसके तरफ तो कुछ बोला करो, कुछ मुंह खोलो उसके लिए। अब ये फलस्तीन का जो हुआ है उसके बारे में कोई बयान है? साम सूख गया है। तो ये जो है ना, ये चीज़ क्राइम्स उसी वक्त रुक सकते हैं जब आप जो है ना ऐसी इबरतनाक सजाएं दे, आवाम के सामने, आवाम देखे, ऐसा ना कि बंद करके जेल के अंदर दे दें, तो आवाम जो है ना डर खौफ के मारे इर्तिकाब नहीं करेंगे जुर्म का। जाना ये ज़रूरी है रियाज साहब। अगर आपको पीसफुल सोसाइटी चाहिए, अमन चाहिए, और वहाँ पे बिल्कुल कोई क्राइम न चाहिए, तो वहाँ पे ज़रूरी इस किस्म की सज़ाएं नाफिज करना और अमल करना चाहिए। तो इस पे जो है ना लोग कुछ बोलते नहीं है, जो है ना खाली बस चीख पुकार करते हैं, अरे उनको सज़ा दे दिए, इनको जेल में डाल दिए, उनको सज़ा दे दिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस्लामिक जो कानून है जो है ना, इसमें कुछ भी कमी आप नहीं बोल सकते इसको। जो है बहरहाल आपको एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिगो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन है जी। और इस एयरलाइन के तैयारों के बारे में आपको बता दें कि आज और फिर कल यानी 3 दिन से मुसलसल 3 दिन से 200 से ज़ायद परवाज़ों को मनसूख किया गया है, यानी और ये तमाम की तमाम डोमेस्टिक परवाज़ें थी। और एक अहम वाक़या ये भी पेश आया इसी दौरान, आज दोपहर 12:30 बजे मदीना मुनव्वरा से हैदराबाद आने वाले तैयारे को, वो भी इंडिगो का तैयारा है, उसका रुख अहमदाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। और कहा यह गया है कि ईमेल ATR को ईमेल मौसूल हुआ था, इंडिगो को कोई ईमेल मौसूल हुआ था जिसमें कहा गया था कि तैयारे में बम रख दिया गया है। तो वो तैयारा जो हैदराबाद आ रहा था मदीना मुनव्वरा से, शहर मदीना, शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसका रुख अहमदाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। और फिर आपने देखा कि ये कहा गया कि ये खबर झूठी थी। इसी तरह पिछले 3 दिन के दौरान जो अरकान अमला है इंडिगो का, वो नहीं रुजू हो रहा था, और इसके अलावा कई रुकावटें थी, उसके नतीजे में 200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख की गई। यार साहब, ये कुछ भी नहीं है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं ये। हाँ, अगर आप अमले को खुश नहीं रखेंगे, अगर प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व नहीं करेंगे, तो लोग दिल से कैसा करेंगे। अब आप जो बताइए, जो बॉम्ब होक्स की जो न्यूज़ आ रही है आजकल जनरल है, कॉमन, तो इससे जो है ना लाखों का नुकसान होता है कोई भी तैयारे को जब ये कोई इत्तला मिलती है। हालांकि कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो डाइवर्ट करते हैं, जो नुकसान होता है, उनको ठहराना करना पैसेंजर्स के लिए, ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है एयरलाइंस के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, उनको कमर तोड़ने के लिए इस किस्म की हरकतें की जाती है। साजिशों के जो है ना दायरे में ये सब चीज़ें आती हैं,
ये भी वही है, स्टाफ क्रंच की जो बात चल रही है, स्टाफ की तरफ से वो चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी उसी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ दैट तो कभी भी जो है ना आप अमले को खुश रखें, सैलरीज वगैरह टाइम पे दें, हर चीज़ दें, तो मैंने समझता कि कोई स्ट्राइक करेंगे, कोई जो है ना ड्यूटी से भाग जाएंगे पकड़ के, तो ये जो है ना मेरे ख्याल से एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म का ये इशू हो सकता है, हम बोल सकते हैं इसको। जी जी। बहरहाल सिद्दीक साहब, हम बात कर रहे थे, आपने देखा कि आपने भी ये बात बताई हमारे नाज़रीन को कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में ख़तरनाक गिरावट आई है, और ये कहा जा रहा है कि आज जो गिरावट आई, कल से गिरावट आई है, तकरीबन रुपये $1 जो है हिंदुस्तान के 90 रुपये 15 पैसे के बराबर हो गया है, और आप अंदाज़ा कीजिए कि वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी करार दिया गया है इसको 2025 की इंडियन करेंसी को। हमारे से तो अच्छी जो करेंसी है उसकी वैल्यू जो है वो अफगान करेंसी की है। जी 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 हाँ, देखिए रियाज साहब, इसकी जो देखिए बारीकी जो चीज़ें, जहाँ तक कि इकोनॉमिस्ट कह सकता है, फाइनेंशियल जो एनालिस्ट है उन्हें बोल सकता है कि क्या वजह से आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली जो है ना आप देखिए सियासी चीख पुकार के बजाय इसकी जो है ना जायज़ा लें, इसको देखें कि इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्यों हो रहा है ये चीज़, मुहासिबा करें। आप खाली जो है ना ब्लेम कर देंगे तो कैसा जो है ना बताइए। थोड़ा सा भी अगर अप एंड डाउन होता, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में चीख पुकार करते लोग जो है ना बीजेपी वाले, लेकिन अब इतना हो रहा है कि इतनी करेंसी, तो लाजिम बात है हर चीज़ पे इसका असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, कई चीज़ें इन्हें, हर चीज़ जुड़ी हुई है अमेरिकी डॉलर से, याद रखिए। आपका जो लेन देन होता है हर चीज़ है, तो करेंसी का गिनने का मतलब है कि हर फील्ड में, इकोनॉमी के हर फील्ड में उसका असर होने वाला है, और हर चीज़ जो है ना महंगी होने वाली, कई चीज़ें इसके जो है ना होने वाली, इवन गोल्ड भी महंगा होते चले जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 100 के बराबर हो जाए, 100 रुपीज़ के बराबर हो जाए $1, मेरे ख्याल से हो जाएगा, मुझे हो जाएगा बिल्कुल जो है ना, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं जो है ना। हाँ जी, और ये भी बदतरीन कारकर्दगी की एक सबूत होगा मोदी हुकूमत की। मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि अपोजिशन कायदीन कह रहे हैं। लेकिन आपको देखिए कि अगर आमिराना रवैया अख्तियार करेंगे और डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप हुकूमत पर बरकरार नहीं रह सकते। ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में आवाम ने जिस तरह की कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की है उसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। और इसके बावजूद भी अगर आप मज़हब की बुनियाद पर हुकूमत चलाते हैं या फिर आमिराना रविश अख्तियार करते हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक होगा, और जल्द ही आवाम और ख़ास तौर पर जेनजी जो है, नौजवान नस्ल है, वो आपको सबक सिखा सकती है। तो बहरहाल जब क्रिप्टो करेंसीज जो है वो भी, उनकी वैल्यू भी गिरती जा रही है, उसकी भी एक वजह हो सकती है कि डॉलर के मुकाबिल रुपए की कदर गिरती जा रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि डॉलर की तलब में इजाफा हुआ है, और जो बैरूनी सरमायाकार है वो अब तक $17 अरब, कल तक जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि बैरूनी जो सरमायाकार है $17 अरब निकाल चुके हैं, और जो तिजारती खलीज है वो उसको पाटने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वो तकरीबन $46 अरब हो गई है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा संगीन रुख इख्तियार करवाती हैं हिंदुस्तानी मईशत को। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है रियाज साहब, अगर जाए देखें आप, ये इतनी चीज़ों से इसका ताल्लुक़ है कि इसको सोचना चाहिए। यहाँ पे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन आप अपनी चलाएंगे, अपनी डिक्टेटरशिप चलाएंगे, हर चीज़ में अपनी मर्जी चलाएंगे, इन्हें अगर जहालत का सबूत देंगे तो मुल्क पूरा डूब जाएगा, कर्जों में डूब के मईशत पूरी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना अपोजिशन से बात करने तैयार है, ना किसी से, और अपने मतलब के लोगों को ला के मेन पोस्ट पे बिठाते हैं आप जो है ना। आप जो है ना अच्छे काबिल लोगों को लाइए, ला के बिठाइए, जैसे RBI है, SEC जो है, और प्लानिंग जो कमीशन है जो उसका नाम चेंज कर, तो ऐसे मैंने बड़े बड़े की पोस्ट पे आप एक्सपर्ट्स को लाइए, ला के बिठाइए, वो लोग सॉल्व करते प्रॉब्लम। मनमोहन सिंह के दौर में जो होता था, तो क्या हर चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन है रियाज साहब आप, लेकिन आप अपनी मर्जी चलाएंगे, पॉलिटिकल इशू रखेंगे, पॉलिटिसाइज बनाएंगे उसको, इदारों को, तो कैसा तरक्की होंगी ये बताइए आप जाना। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि ये लोग सिर्फ मज़हब का नाम ले रहे हैं और मज़हब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम कर रहे हैं। मज़हब की वजह से ये लोग सिर्फ मज़हब अहम मसाल को छोड़ चुके हैं। रियाज साहब देखिए कितनी अफसोस बात है, आज तक ये कभी मुँह नहीं खोले। पहली मरतबा राजनाथ सिंह है, मुंह खोलते हैं तो क्या कहते हैं, नहीं नेहरू ने बनाना चाहा था बाबरी मस्जिद को। आप सुने होंगे ना 2 दिन पहले का बयान है। कितनी अफसोसनाक बात है कि यानी हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहा है कि हालांकि वो शख्स को जेब नहीं था कि वो मामलात पे जो है ना तबसरा करे, नहीं फिर जो है ना पटेल ने रोक दिया उसको, जो है ना पटेल ने रोक दिया, नहीं इसको मत बनाओ जो है ना। तो कैसी जो है ना मनगढ़ंत किस्से कहानियां निकाल रहे हैं लोग, मजहब के नाम से जोड़ रहे हैं। तो बताइए अवाम को किधर मसरूफ रखे हैं लोग, ये बताइए रियाज साहब, बताइए जाना। जी अजीब और गरीब बात, कभी सुने नहीं, कोई आज तक सुनने में नहीं आई, ना बुक्स में मौजूद है। अगर ये वाकई ऐसा होता तो नेहरू की खुद बुक्स मौजूद हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कई ऐसे अच्छे बुक्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं नेहरू लिखते थे कि मैंने ऐसा चाहा था, मैंने ऐसा सोचा था। या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट के कोई कायद लिख सकते थे कि भाई अरे ऐसा होने वाला था, ऐसा रोक दिए गए, पटेल ने रोक दिया उसको।
तो बताइए कि कितने जो है ना मनगढ़ंत किस्से, जिससे बेसलेस कहानियां लोग बना रहे हैं महज आवाम को डाइवर्ट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। बताइए आप जो है ना, क्या तरक्की करेगा मुल्क जो है ना, बताइए जी। आप। और आप देखिए कि एक मरहला ऐसा भी आया जहाँ पर मजहबी जो तासुब है, मजहबी जी। हर चीज़ मज़हब की ऐनक से देखी जा रही है। तो आपको ये बता दूं कि जो आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर थे, उन्होंने एक मशवरा दिया था हुकूमत को कि आप मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग शुरू करें, इस्लामिक फाइनेंसिंग शुरू करें, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान की मईशत मुस्तहकम हो सकती है। जी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और इस्लाम का नाम सुनकर ये इस कदर घबरा जाते जी। हैं, जैसे आप देखिए कि कोई मुजरिम जी। कानून जी के सामने घबराता है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कई दफ़ा आरबीआई कह चुकी है कि हमारे रिजर्व ख़त्म हो रहे हैं गोल्ड के जो है ना, जी जी कई दफ़ा बोल चुके हैं उन्होंने जो है ना। उसके बावजूद भी आप क्या हरकत में है, बताइए क्या करें आप, बताइए एक्शन क्या लिया आप जो है ना। आरबीआई ने इससे पहले कह चुकी है कि गोल्ड रिजर्व्स कम हो रहे हैं, वो तशवीशनाक बात है हमारे लिए। तो अब बताइए इससे बढ़ के और क्या जो है नाहिली की मिसाल हो सकती है, बताइए। आरबीआई का गवर्नर कह रहा है कि हमारे गोल्ड के रिजर्व कम हो रहे हैं, वो तशवीशनाक बात है। और जो डिप्टी गवर्नर थे रघुराम राजन जी थे, जी, और बहुत ही गैर मामूली, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि बिल्कुल, मनमोहन सिंह के बाद अगर कोई काबिल बहुत बहुत माहिर काबिल तरीन इक़्तिसादी था जो है तो ना। रघुराम राजन थे। और उन्होंने जिस अंदाज में कहा था कि हिंदुस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग है, इस्लामिक फाइनेंसिंग है, उसको आम किया जाना चाहिए, क्योंकि सूद, इस्लाम सूद के ख़िलाफ़ होता है, इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होता है। मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, वो शरीय ताबे शरीयत जो होती है फाइनेंसिंग, उसमें हिस्सा ले सकते हैं, बैंकिंग में हिस्सा ले जी सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि मुसलमान जो है सूद से दूर रहता है, जी, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। लेकिन जिस अंदाज में उसे सूदी यानी शिकंजे में कसने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद आप देखेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग एक वाहिद रास्ता रह जाता है जो माशरे को इस ख़तरनाक बीमारी से और वबा से बचा सकता है, सूद की बीमारी से बचा सकता है। बिल्कुल। रियाज साहब, खाली बस आरबीआई की तरफ से एक ही बयान आता है कि हम जो है ना रेपो रेट्स को जो है ना उसको कम करने की कोशिश करें, उसके परसेंटेज को कम करने की, जी जी बस इस हद तक जो है ना ये चलता है, आरबीआई की तरफ से आता है जो है ना। जी 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 लेकिन मेरे ख्याल से आरबीआई को पूरा ओवरऑल करना चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए कि भाई जो माशी तौर पे जो इतने बुरे हालात हो गए, क्या वजह से हो गए जो है ना, इन्हें हंगामी सूरत के तौर पे बुला के बात करना है। और ये काम कोई नहीं बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं जी कि भाई ऐसे हालात हो गए हैं कि इसके लिए क्या करेंगे हम, बुलाइए जाना। लेकिन कभी होती मीटिंग बुलाई जाती, बताइए कुछ नहीं होती, ना कोई डिस्कशन होता। आप जो है ना अपोजिशन को फेवर में लेकर अपोजिशन से मशवरे करें, बुरी बात क्या है इसमें, ये बताइए जाना। जी 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 तो कई काबिल लोग हैं, मौजूद हैं इसमें भी आज भी जो है ना। जी जी। और अच्छा, आप देखेंगे कि जहाँ तक एसआईआर का सवाल है, जी मुल्क में एसआईआर के ज़रिए एक बेचैनी पैदा करने की जी कोशिश की जा रही है। और 4 नवंबर से एसआईआर तकरीबन 10 रियासतों और मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाक़ों में शुरू भी हो गया है। और ख़ास तौर पर मगरबी बंगाल में एसआईआर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है, कल एक रिपोर्ट आई थी, तकरीबन 46,030 लाख ऐसे नामों की शिनाख्त कर ली गई है जिनके नाम वोटर लिस्ट से या फिर इससे राय दहिंदगान से हज़फ कर दिए जाएंगे। तो आप देखिए कि अब एक रिपोर्ट आई है, ये कहा जा रहा है कि 60 लाख के करीब नामों की शिनाख्त की गई है जिनके नाम हज़फ किए जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जानबूझकर की जाने वाली कार्रवाई है। अगर इसमें मुसलमान ज़्यादा होते हैं तो समझिए कि ये तासुब है, जानिबदारी है, क्योंकि मुसलमानों का घेरा इस कदर तंग किया जा रहा है कि उन्हें हक़ रायदे से भी महरूम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल या साहब, एक चीज़ समझ में आती है, आप बोल रहे हैं कि भाई हम जो है ना डिलीट करेंगे इतने नाम से। कभी आपने ये सुना बयान कि हम जो है ना इतने नाम, इतने लाख न्यू ऐड किए हैं? क्या लोग पैदा नहीं हो रहे हैं? 18 ईयर्स के नहीं हो रहे हैं? एडिशन की बात कहाँ है ये बताइए। अब सिर्फ हमेशा जब भी कोई रिपोर्ट आती है, बात आती है डिलीट करने की बात करते सिर्फ हैं। डिलीट की बात आती है। अब ये पॉइंट को नोट करें आप ये। जी हाँ, जी हाँ। तो इसका साफ मतलब है कि ये लोग जो है ना दे आर नॉट फेयर, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। यानी किसी के कहीं ना दबाव में कहीं काम गड़बड़ कर रहे हैं है, लोग जो है ना। हाँ। बिल्कुल जो है ना, वही बंगाल की जो बात है, आप 46 लोग की बात करें, 46 लोग ठीक है, आप डिलीट कर दो, हो सकता है मर गए होंगे, लाख। मूव हो गए होंगे, 46 लाख जो है ना। जिसमें मर गए हैं कि मरने वालों की बताई तादाद गई तकरीबन 23 लाख। 23 लाख है 22,20,000 लोगों को बताया गया कि ये मर चुके हैं। बिल्कुल। अब बताइए तो क्या है, पता यानी नहीं। कितने लोगों को ये लोग मार चुके हैं। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इतने न्यू एडिशंस हुए हैं इसमें, जी, पैदा नहीं नहीं कहा, हो रहे नहीं कहा, लोग, नहीं, नहीं। मर रहे हैं सिर्फ खाली। जी, जी। पैदाइश के भी है ना 18 प्लस जो हो गए, उनके भी तो नाम ऐड होते ना, भाई हो रहे ये हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो अहम इदारे होते हैं, वहाँ पर काबिल लोगों को बिठाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। अगर काबिल लोगों को नहीं बिठाते, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख थे वो, और आपने देखा कि उन्हें वज़ीर फाइनेंस बनाया गया, हालांकि वो बेचारे वज़ीर फाइनेंस नहीं बनना चाह रहे थे। और वो उस वक्त
हुकूमत थी यानी पीवी नरसिम्हा राव की, तो आप देखेंगे कि और आलमी सतह पर जो माशी इनेतात का दौर चल रहा था, यानी इकोनॉमिक रिसेशन का जो दौर चल रहा था, और उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह आगे आते हैं काबिल होने की वजह से। आपने देखा, बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस ने मजहब नहीं देखा, बल्कि एक सिख को, और वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे माहिर इक़्तिसादियात को मौका दिया, और आपने देखा कि उन्होंने बिल्कुल यानी हिंदुस्तान की मईशत की हालत बदल कर रख दी। और एक ऐसे वक्त जबकि सारी दुनिया मुतासिर हुई रिसेशन से, हिंदुस्तान मुतासिर नहीं हुआ। और ये हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है, उनकी हुकूमत में ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो तमाम अहम ओहदों पर, हसास ओहदों पर RSS के जो जहन वाले होते हैं उन्हें यानी मुतय्यन कर रहे हैं। रियाज साहब, ये भी बात सामने कि BLO जो काम करे बेचारे, चुन चुन के जो है ना उन पे जुल्म किया जा रहा है। और आप देखिए BLO को जब आप, ये टीचर्स को जिम्मेदारी दी गई अक्सर जो है ना, और ये लोग बेचारे प्रेशर में आके सुसाइड कर ले रहे, कई 200-300 तो मर गए अभी तक, डेली न्यूज़ आ रही है जना। तो इनको जो है ना बजाय ये, अच्छा वो तो जैसे ही बेचारे वो निकले काम से, स्कूल का काम ठप, पढ़ाई का काम ठप, बैठे हुए बच्चे खाली, क्योंकि पूरे फील्ड पे चले गए पूरे। तो बजाय उसके आप जो है ना, इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, टेम्पररी आप अपॉइंट करके इन्हें नौजवानों को जो बेरोजगार हैं, क्वालिफाइड हैं, आप ये काम दे सकते ना, क्यों नहीं दे रहे हैं आप जो है ना? यानी वो लोग का भी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा, क्योंकि बेकार है, कई पढ़े लिखे नौजवान बेकार है, उनको अगर ये काम दिए टेम्पररी जॉब के साथ, तो बताइए वो लोग एकदम फेयर तरीके से कर सकते हैं। दे आर यंग, पूरे जो है ना एकदम, यानी कैसा रहता है आप स्पिरिट मालूम है यंग बच्चों की, एजुकेटेड लोगों की, वो छोड़ के आप जो है ना बेचारे पहले से ही थके मानदे जो है ना, जो टीचर्स हैं, सिर्फ टीचर्स को आप जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो बेचारे बर्दाश्त नहीं करें, और उनके ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है कि एक दिन में आप जो है ना इतना काम करें, इतने अपलोड करें, टारगेट बेचारे टारगेट दिया जा रहा है, उसकी तरफ से वो लोग जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं, वो लोग जो है ना, बताइए रोटी रोजी का। और बल्कि उनको ये तक धमकी दी गई, मैंने पढ़ा है कि अगर तुम लोग ये टारगेट कंप्लीट नहीं करेंगे, FIR तुम्हारे पास दर्ज किया जाएगा। बताइए कितना जुल्म है, बताइए जो है ना, वो भी बीजेपी रियासत में। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना। तो ये जो है ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन इसकी जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदार उसके ऊपर बैठा हुआ है, बीजेपी के जो कायदीन है वो बैठे हुए, उनके ऊपर लोग कंट्रोल करें जाना। जी बिल्कुल, आपने बहुत सीरियस मैटर है। इवन सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया, मालूम आपको? जी जी जी, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व होगी, उन्हें बोली कि ये सीरियस मैटर है, और जो है ना इस पे जो है ना गौर खोज करना चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट इन्हें कही कि भाई इनको जो है ना टाइम लिमिट और बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को और स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना चाहिए कि भाई क्यों इतना प्रेशर डाला गया है कि लोग मजबूर है ना सुसाइड करने पे। तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि बोले कि भाई फौरन इसका सुम्मे बड़े टाइमलाइन बढ़ाइए। आप जो है ना 15 दिन महीने में दे रहे हैं कि इतने लाख अपलोड करो, कैसा करेंगे, कौन करेंगे बताइए। और जबकि टेक्निकली अभी भी उसके ग्लिचेस है, उसकी साइट बराबर नहीं है, कई मिस्टेक्स, कई प्रॉब्लम्स है वो साइट के अंदर। जैसे उम्मीद पोर्टल का है किस्सा, वैसा उसका भी है। वो लोग जो है ना इतने प्रॉब्लम से, आप टेक्निकली ना फैसिलिटीज दिए हुए उनको, ना कई चीज दिए हुए, और बोल रहे हैं कि नहीं आप तुमको करना ही करना है, आज रात तक इतने फॉर्म अपलोड करना है, तुमको ये करना है। तो ये सरासर जुल्म है। तो क्या है बताइए रियाज साहब, ये कैसा करेंगे, कोई भी कैसा करेंगे बताइए। और जब आगे चल के रिपोर्ट सामने आएंगी तो बताइए कितने गलतियां होंगी उसके अंदर, ये बताइए। क्या रिपोर्ट बिल्कुल फेयर होंगी जो देंगी वो पहले से? बिल्कुल फेयर नहीं, अनफेयर है वो एकदम से। लोगों को आप, इन्हें जिंदा लोगों को मार दे रहे हैं, मरे लोगों को आप जिंदा कर दे रहे हैं आप जो है ना, और एडिशन डिलीशन में आप हर चीज में जो है ना घपला है वहाँ पे, आपकी इत्तला के लिए रियाज साहब। जी जी जी। और आप देखिए कि अपोजिशन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी की ज़र इक़्तिदार रियासतों से लोगों को लाया जाता है, फिर वो वोट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं, फिर अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस होता है वो भी चेंज करवा लेते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ही ख़तरनाक होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये वोट चोरी है, सीनाजोरी है, और इन चोरों को जो वोट चुराते हैं उनको आवाम को चाहिए कि सख्त सख्त यानी एक ऐसा सबक सिखाए कि वो दोबारा इस तरह की चोरी ना कर पाए। बिल्कुल, ये तो जरूरी है। ये सिस्टम तो है रियाज साहब, इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है ये बताइए। क्या नहीं है हमारे कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है बराबर है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करता है बताइए। अब फिलहाल तो अब पूरी इलेक्शन कमीशन को जो है ना ये चीज़ों की जिम्मेदारी दे दी गई है, उसको पूरा बिजी रख दिया गया है, चलो ये करो वो ये करो, इशारों पे सियासी आखाओं के लोग परेशान है, वो लोग भी बेचारे मजबूरन वो लोग जो है ना प्रैक्टिकली जो है ना वो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बैठ के लोग जुल्म कर रहे हैं लोग, जाना जो गवर्नमेंट है हमारी उनके ऊपर दबाव डाली हुई है, क्लियर कर रहे हैं, हमारे को इतना प्रेशर कर रहे हैं लोग कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते प्रेशर को। तो कहाँ है फेयर, कौन सी बात है बताइए, ईमानदारी की कहाँ चल रही है बात बताइए। अच्छा नाज़रीन, आपको एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं। 7 दिसंबर अगर आप देखेंगे तो रेवंत रेड्डी हुकूमत के 2 साल भी मुकम्मिल हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जो है वो हुकूमत के पर ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि वो उसने 66 जो वादे किए थे, इसके अलावा 6 गारंटीज़ जो दिए थे उस पर अमलावरी करने में नाकाम रही है। ऐसे में 7 दिसंबर को बीजेपी धरना चौक पर धरना देने वाली है। अब बीजेपी को मैं समझता हूँ कि कोई यानी
मौका नहीं मिल पा रहा है। अब पता नहीं कि ऐसे किन हालात में वो 8 पार्लिमानी हलकों से कामयाब हुए, और आपने देखा कि किस तरह असेंबली हलकों की तादाद में भी इजाफा हुआ, उनके जीतने के एमएलएस की तादाद में। तो ये कैसे हुए, क्यों हुए, क्या ये कि दूसरी सियासी जमातों की कोई मजबूरी थी, ये भी एक सवाल पैदा होता है। तो बहरहाल उन्हें इस तरह का हक़ नहीं पहुंचता, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो अक़लियतों के साथ ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कौमी सतह पर, उसके लिए तो फिर अक़लियतों को भी धरना देना चाहिए। रियाज साहब देखिए, उसके पास कुछ काम धंधा नहीं है, कोई मसरूफियत नहीं है, उनका काम है आवाम को डिवाइड करो, फ़िरक़ा परस्ती के शूट हो। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि अगर रियासत जो है ना, अगर बहुत सारे वादे हैं इनकम्प्लीट है, वो करने में नाकाम है, तो उसकी मेन वजह सेंट्रल गवर्नमेंट है जो फंड्स को रोकी हुई है। कितना सताते बोलिए, बार बार हमारे सीएम जाके जो है ना भीख मांगते हैं, फंड्स की मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, सब मिलते हैं। तो बताइए कितने फंड जारी करते हैं लोग, बताइए इन्हें। यहाँ पे जो कैश क्रंच का जो मामला है, सब में बड़ा इशू हुआ है। जी जी, अगर वो पैसा रहा तो इनको वादे पूरे करने में क्या प्रॉब्लम है, बताइए। जी बिल्कुल आपने सही कहा। रियासत जो हो चुकी है बिल्कुल जो है ना खसारे की हालत में रियासत, तो आप जो है ना उसको इशू बना के अगर बोलेंगे तो आप रीज़न भी तो देखिए ना। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।